हुई। लेकिन चलिए, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालव आप जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अभी हम रियल एस्टेट स्पेस की बात कर रहे थे। रियल एस्टेट स्पेस में एक्सपर्ट्स का कन्वेक्शन हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कनेक्टिंग सीमेंट सेक्टर, आज सीमेंट स्पेस बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि अब बाजार में हम देख रहे हैं जिस तरह से न्यूज फ्लोज, ग्लोबल कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। लेकिन श्री सीमेंट, काफी समय से हम देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी जो है बरकरार रखी है स्टॉक ने। एक बार जरा इसके चार्ट्स देखें और बताएं कैसे लग रहा है। गुड आफ्टरनून मानसी जी। देखिए, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। 2400 के आसपास स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से ये स्टॉक 2400 के वहाँ से हर बार बाउंस बैक एक्शन दे रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही 24,900 25,000 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। हालांकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, तो हमें लगता है कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 24,500 तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,000 के आसपास, और अपसाइड में जैसे ही ब्रेकआउट होगा 24,900 25,000 के आसपास का वो लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 25,500 से 26,000 तक की भी तेजी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में बाय करेंगे 24,000 के स्टॉप लॉस से। का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, किसी भी गिरावट पर श्री सीमेंट में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन राजेश जी, अब आपसे आज के लिए आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। वॉलेटाइल ट्रेड है, ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है ये, और आज जिस तरह से कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। लेकिन टेक्निकली निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आज के लिए अब जो बचा हुआ सेशन है, आपका नजरिया क्या है? तो देखिए, आज एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने लोअर साइड से जिस तरीके से रिकवरी दिखाई, तो कहीं ना कहीं आज रिकवरी का ट्रेड जरूर दिख रहा है मार्केट में। जिस तरीके से 17,200 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है अगर ये लेवल होल्ड रहते हैं तो यहाँ से एक पुलबैक के जरूर चांस मिलेंगे और वापस से हम डे हाई की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेंगे। हालांकि हायर साइड में 17,350 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें लगता है पुलबैक और भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। हालांकि न्यूज फ्लो के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर बनी हुई है। पार्टिसिपेंट काफी कॉशियस है मार्केट में, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है मार्केट में, तो कोई भी न्यूज को मार्केट इमीडिएट रिएक्ट देते हुए दिख रहा है। तो डिप्स पे बाय करेंगे हम 17,225 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड के टारगेट हम निफ्टी में एक्सपेक्ट करें 17,340 से लेकर 17,360 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है, और वो लेवल के ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो फिर यहाँ से ट्रेड आगे की तरफ भी हम बाय साइड का कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है थ्रू आउट द सेशन, अगर हम देखें तो एक डिप के बाद जिस तरीके से बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अभी। और हमें लगता है कि जिस तरीके से सेटअप बने हुए बैंक निफ्टी के, यहाँ पे 38,200 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो होगा करीब 37,450 के आसपास। राइट, गुड आफ्टरनून राजेश। बिल्कुल, तो ये व्यू रहेगा इंडेक्स पर। अब फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, एक बार अपने व्यूज को फिर से सुनवा दें। आज हमने समीर अरोड़ा से बात की थी, उनका व्यू समझने की कोशिश की थी कि इतनी हाई वोलेटिलिटी ट्रेड्स के बीच में बाजार पर किस तरह का आउटलुक रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, इस साल किस तरह के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी एफआई सेलिंग हो रही है, क्या वो अब भी उन्हें पसंद आते हैं। ये आइए सुनते हैं उनकी बात। The mother market, the US market की अलग कहानी है, which is related to interest rate hikes and inflation, and कि उनको बहुत कैचअप करना है, बिकॉज वहां का इन्फ्लेशन 7.5% तो इंडिया का भी नहीं हुआ बड़े सालों से, और यूएस जिसको आदत है 2% इन्फ्लेशन की, वहां 7.5% इन्फ्लेशन के लिए उनको रेट हाइक करने पड़ेंगे। और अगर यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग ना हो या वीक हो, अगर वेरी वीक होगी तो आपके अपनी स्ट्रेंथ बाद में काम आएगी, लेकिन अगर वो नॉर्मली वीक हो, जैसे 10% डाउन हो गई, तो इंडियन मार्केट 20% अप नहीं हो सकती। इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि 10-15% अगर मार्केट बढ़ जाए। अभी तो अगर आप मार्केट को ईयर टू डेट देखें, जिसके लिए सब इतने नर्वस हैं और इतनी डिस्कशन होती है, एक्चुअली मार्केट नहीं डाउन ज्यादा, निफ्टी तो 1% डाउन है ईयर टू डेट, एंड इवन मिड कैप इंडेक्स 5% डाउन। तो अगर आप पूरी मार्केट को गिने कि जी X% लार्ज कैप एंड 100-X% मिड स्मॉल कैप, तो मार्केट 3-4% ही डाउन है इस साल।
तो अगर वो 3-4 डाउन के 10-15 अप हो जाए, मतलब आज से 12-15% बन जाए, तो साल के 10-12% में बहुत बढ़िया है इस साल के लिए। इसलिए इस साल हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि 20-25% बनेंगे जो लास्ट 2 साल बने थे। इट इज अ टफ ईयर बिकॉज अभी यूक्रेन का इशू भी सॉल्व करना है, फिर वो ऑयल प्राइस ऑयल प्राइसेस आर हाई, एंड देन द इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में काफी बढ़ाए गए, सपोज 5-6 बारी, मतलब 1.5%, इंडिया को भी आधा % बढ़ाना पड़ेगा। So we have even bought ITC, by the way. The logic being that our expectations from the market are very mute, say 10-15%. So if that is the backdrop in which you think you are operating, then a stock which might go up 15%, but hopefully cannot easily fall 15% also looks attractive. In some of these higher growth that we normally buy, you need a little bit of the you can say momentum or whatever, because if you are expecting a very strong market, say 20%, which would be a strong market, or even higher sometimes we expect, then you don't want to buy stodgy stocks. So the idea is that the hotel and all is having a very big opening up, whatever, and it got a little bit punctured in January because of this Omicron. But if nothing else happens, the opening itself will be a strong. And again, if you look at the stock price, it looks like the price that was there like in 19 or maybe even in 18 or whenever it went public. So it looks like an old price for a current situation. As I said, we were trying to buy the underperformance. We don't consider Lemon Tree as a value. I mean, in that sense, it's a growth stock. It's a play on middle class India and opening up of India and all that. So the point is, it doesn't matter. The way simply thumb rule wise would be that if in the last 2-3 years the earnings are up, say 20% per annum, but the stock is up 30% per annum, then that some of that might be given up or may have already been given back to the market. राइट, तो सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स, ये है मूड मार्केट का। हमने आज भी नीचे के स्तर पे देखा, अच्छी खासी बाइंग आई, 150-200 पॉइंट का आपको निफ्टी पे अच्छा रिबाउंड मिला और फिर आप स्क्वायर कर दीजिए। तो बहुत एफिशिएंट ट्रेडर्स इस मार्केट को ट्रेड कर पा रहे होंगे, बट अदरवाइज आसान नहीं है इस मार्केट में ट्रेड करना। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ आ रहे हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आपका क्या कहना होगा जिस हिसाब से बाजार टेस्ट कर रहा है आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को? एक एवरेज बंदे के ट्रेडिंग स्किल्स को काफ़ी टेस्ट कर रहा है। नीचे में आता है कि बातचीत होगी, टॉप के ऊपर क्रेमलिन कहता है अभी बातचीत का कुछ मूड नहीं बनाया है। गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि ये जो निफ्टी जो है वो है अपने रेंज के अंदर ट्रेड, वॉइस डिस्टर्बेंस काफी। ओके, इसको हम ठीक करके आते हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा हो। श्रीकांत, एक ही मिनट में आपके पास लौटेंगे। यही सवाल राजेश से भी लेता हूं, या इनफैक्ट राजेश आप हमारे लिए चार्ट्स पे जरा एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक को रीड करके बताइए। इंडिया बुल रियल एस्टेट, इंडिया बुल हाउसिंग, धनी, ये स्टॉक्स कुछ खासा प्रेशर में आते नजर आ रहे हैं। वहां पे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी, ट्रिगर्स भी होंगे शायद, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे क्या दिख रहा है? गुड आफ्टरनून अजय जी। देखिए, धानी में तो लोअर सर्किट ऑलरेडी लग चुका है, स्टॉक 20% डाउन हो चुका है, तो अब यहाँ पे कोई ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी अब बची नहीं है। जरूर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले कई दिनों से देखें तो स्टॉक एक प्रेशर से, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर, सप्लाई प्रेशर कंटिन्यूस बेसिस पे बना हुआ है स्टॉक का। अगर हम वीकली डेली सेटअप देखें तो स्टॉक ने जो इसके प्रीवियस सपोर्ट एरिया थे करीब 200 के आसपास के, वो भी तोड़ दिए और मंथली सेटअप पे भी अब वीकनेस बनते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का सेटअप बना हुआ, हमें लगता है ये स्टॉक में और भी प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 170 तक की डाउनसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है या करंट लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 190
102 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पहला टारगेट 170 तक आते हुए दिख सकता है। तो सेटअप तो वीक हो चुका है और हमें लगता है कोई भी उछाल मिलेगा तो वहां पे एग्जिट ही करना चाहिए। जब तक अभी ये स्टॉक 220 230 के ऊपर नहीं ट्रेड करेगा, कोई भी माइनर पुलबैक में इसमें सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे बनते हुए दिखेगा। सेम स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में भी काफी बड़ा कट आज के सेशन में देखने को मिला और स्टॉक में जो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया था 125 के आसपास का, वो लेवल भी हमने लास्ट वीक में टूटते हुए दिखा और अभी कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इसमें एक सस्टेन डाउन ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हमें लगता है लोअर साइड के टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 95 रुपीज तक की भी डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो हालांकि स्टॉक कैश सेगमेंट में इसमें शॉर्ट की एडवाइस तो नहीं देंगे, लेकिन अभी जिन्हें बाय करना है वो रुके अभी। स्टॉक में हमें लगता है और भी यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल भसीन के बारे में। राहुल भसीन जो बेयरिंग्स के हेड हैं और वो हमारे चैनल पे थे और वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेट मार्केट्स में काफ़ी श्रिंक हो रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है वैल्यूएशंस का। वही शायद जो रिसेंट स्टार्टअप यूनिवर्स की कंपनीज लिस्ट हुई हैं जैसे पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार, जोमेटो, वहाँ पे भी शायद देखने को मिला था। ये सुनते हैं। I think that businesses which are actually generating cash flow, etc., I've not seen much change. And I think that where there was again very huge amount of excess froth, and people were using what I call new metrics, you're seeing valuation corrections there. Right? If you followed conventional cash flow methodology to figure out what a business is worth, you were kind of okay. I think the real challenge is, and that's true not only of for India but around the world, is that post 2008, the global financial crisis, you've had such low, your marginal cost of money has been effectively zero. So there's been a lot of innovation, technology, disruption, etc. So a lot of conventional business models have gotten challenged, and investors have said, therefore, sort of sought out the new age businesses and said, I don't want to be in the business which is sort of going to go down. I want to be in the business which is doing the disruption and going forward. Now, the problem is that in a lot of the companies which are doing the disruption, how do you make it from a new technology to a new business which is good for an investor is often not clear. And, there are multiple studies which show that the benefits of technology often don't accrue to the commercial enterprise that is trying to propagate them, but often to the end consumer. And there is, and there are studies which will tell you that number will vary anywhere from 80 to 95% of the additional benefit will accrue to the end consumer. And I think societally it's fantastic, but as an investor, it just has made things that much more complicated and that much more difficult. Real issue is that, look, if you were discounting cash flows and taking a cost of capital at 1%, right, and risk premiums for equity had shrunk considerably because of this entire hypothesis that if you have long-term money, the volatility of equity is so much lower. So this school had gained popularity, and therefore risk premiums, which are almost 800 basis points on average, had shrunk to as low as 500 basis points. Now, if you have a 1 or 0% interest rate with 5% means that you were discounting future cash flows at 5%. Now suddenly you're looking at long-term money, maybe 2.5% base yield, and with an expectation that that might go up to maybe 400 basis points, and the cost of money going up, and the risk premiums expanding from that 500 basis points to maybe 700 basis points odd, you're suddenly, the discounting rate that you were using has more than doubled. So if you were looking at companies which were accruing cash flows much further down the pipe, right, 5 years down the pipe, 10 years down the pipe, then the present value of that has reduced considerably. And I think the sensitivity of those businesses where cash flows were accruing much later to the current macroeconomic changes is so high that you are seeing this rebalancing. And I think it's probably appropriate. There was too much excess
around the world in some of this. And I think it's probably good from a longer term perspective that some of these weaker names get shaken out. Stronger businesses which have cash flows, which are growing, even if they're not profitable, but their unit economics is strong, I have seen absolutely no change in the valuation or the expectations. ओके तो बाजार और नई टेक्नोलॉजी कंपनियों पर यहाँ पर एक्सपर्ट की राय हमने आपके सामने रखी। श्रीकांत अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। सबसे पहले तो आप अपनी बात रख रहे थे, टफ टेक्निकल ग्लिच आया वो आप पूरी करें, और साथ ही फीनिक्स मिल्स पर आपकी राय, आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि फीनिक्स मिल्स में एक्विजिशन से जुड़ी जो खबर आ रही है उसके बाद हम देख रहे हैं एक मूवमेंट है। कंपनी क्लासिक मॉल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में 50% की हिस्सेदारी जो है 918 करोड़ में खरीदने जा रही है। ऑलरेडी 50% स्टेक इनके पास है। 50% स्टेक खरीदने के बाद पूरी तरह से CMDCL यानी क्लासिक मॉल डेवलपमेंट कंपनी फीनिक्स मिल्स की सब्सिडरी बन जाएगी। गिरते बाजार में स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही फीनिक्स मिल्स पर भी आपकी राय। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि इसी ये जो इवेंट चल रहा है, इसी इवेंट के अंदर काफ़ी दिन तक और चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी इतने जल्द आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बावजूद कि काफ़ी अनसर्टेनिटी थी मॉर्निंग में, उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक रिकवरी का पैटर्न बनाया है। और अगर आप देखेंगे तो एक ब्रॉडर जो एक मार्केट की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। और जब मार्केट खुलने के बाद जब गिरे थे, उसमें मार्केट की ब्रेथ काफ़ी खराब हुई थी, यानी कि काफ़ी खराब ब्रेथ से काफ़ी अच्छे ब्रेथ में मार्केट कन्वर्ट होते हुए हमने देखा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है मार्केट में। और हमें लगता है कि मार्केट ये जो आज के 17,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्केट ने बनाए हैं, जब तक आने वाले दिनों में ये ब्रेक नहीं करते तब तक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि हम वापस एक बार 17,500 के लेवल्स को छू सकते हैं। चूंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, हमें लगता है कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा कम होना ज़रूरी है। और जब तक मार्केट थोड़े स्टेबलाइज नहीं होते हैं बिटवीन 17,000 लेट्स से 150 एंड 17,250, तब तक हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और वक्त निकाल सकता है। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 17,500 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। साथ ही साथ अगर ऑप्शंस की बात करें और स्टैटिस्टिक्स की बात करें उसके बेसिस पे, तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है और एक अच्छी रिकवरी उसके बेसिस पे भी हमें देखने मिल सकती है। इसके अलावा अगर फिनिक्स की बात करें तो इसमें जो पैटर्न बन रहे हैं, टेक्निकल पैटर्न, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसी के बेसिस पे हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो तकरीबन कुछ अभी 980-85 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 1,050, 1,060 के लेवल्स तो बिल्कुल दिखा सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को यानी 1150 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि थोड़ा और वक्त निकाल सकता है बिटवीन 1000 एंड लोअर लेवल्स पे 900 के रेंज में। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक बढ़ सकता है। तो अगर पोजिशनली अगर व्यू लेना है तो बिल्कुल करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। पोजिशनल व्यू है तो करंट लेवल पर लॉन्ग्स किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बिल्कुल बरकरार रखा जाए। फीनिक्स मिल्स में यहाँ से 1000 के ऊपर तक के लेवल्स देखने के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। राजेश जी, कोविड टेस्टिंग स्टॉक्स जो है उसमें शार्प करेक्शन हम देख रहे हैं। मेट्रोपोलिस है 2022 के उच्चतम स्तर से करीब 50% की गिरावट देख चुका है। डॉक्टर लाल 2022 के उच्चतम स्तर से 33% टूटे और थायरोकेयर भी पीक से करीब 25% टूटता हुआ दिख रहा है। कमजोर बाजार है, कमजोर बाजार में नजरिया यही अपनाना चाहिए कि पॉजिटिविटी अगर कहीं आगे दिखने की गुंजाइश है उनमें एंट्री लेने के बारे में सोचा जाए। इन स्टॉक्स में कोई नजरिया बन रहा है? टेक्निकली इनके चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? कोई लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं? तो मानसी जी देखिए, तीनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफी वीक हो चुका है। अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो स्टॉक में काफी बड़ा कट हमने लास्ट 2 महीने में देखा। जिस तरीके से स्टॉक 3500 से करेक्ट होकर ऑल द वे अब 2000 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से वीकनेस इसमें पिछले 2 महीनों में बनी, हमें लगता है ये अब यहाँ से और भी लोअर साइड पे फिसलते हुए दिख सकता है। क्योंकि अगर हम देखें मंथली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल के सपोर्ट एरिया को अब तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता
लगता है डाउनसाइड में ये स्टॉक करीब 1770-1800 के आसपास तक भी और यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो इसी सेगमेंट में लालपात लैब में भी देखें तो इसमें भी काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा है। तो ओवरऑल पूरे सेगमेंट में ही एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो होते हुए दिख रही है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मेट्रोपोलिस में हमें लगता है 1800 के आसपास तक स्टॉक आते हुए दिख सकता है। लालपात लैब के सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 2500 से 2450 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। थायरो केयर की बात करें तो उसमें करीब हमें लगता है यहाँ पे 770 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, तो वहां तक भी इन तीनों स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए, इन स्टॉक्स को सेटल होने देना चाहिए लोअर साइड पे, तभी वहां पे कहीं बाइंग करने की चेष्टा करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू, श्रीकांत एंड राजेश। श्रीकांत, क्या डिफेंसिव थोड़ा सा बाजार होना चाह रहा है? अगर आप देखें इस वक्त डाबर हो, मेरिको हो, नेस्ले इंडिया हो, वहां पर आपको थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ट्रेडर्स भी बहुत क्विक रिएक्शन दे रहे हैं, who are on a lookout to make fast money। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव स्पेस पे इस वक्त बेट्स ज्यादा दिख रही हैं? देखिए, जितना ये इवेंट एक्सटेंड होगा और इसके एक्सटेंशन के बाद एक बात समझ में आती है कि आने वाले दिनों में वापस हमें यूपी इलेक्शंस का सामना करना है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाइक की जो यूएस में मीटिंग रहेगी, उसके ऊपर भी उसका भी एक काफी बड़ा इवेंट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये काफी लंबा इवेंट चलने वाला है और इसी वजह से लगता है कि यस, पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा बाइंग देख सकते हैं आने वाले दिनों में डिफेंसिव स्टॉक्स में। लेकिन वहां पे हमें लगता है कि अगर फोकस करना है तो फोकस करने के लिए अगर कोई सेक्टर है तो वो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एफएमसीजी में हमने देखा है कि कई बार, जितनी बार भी हमने ऊपर में एक रिबाउंड देखा है, एक प्रॉफिट टेकिंग आई है। नो डाउट कि ये स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं। अगर यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया हो, यहाँ से 12 महीने का अगर व्यू है तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम टर्म का अगर व्यू है, 2 से 3 महीने का व्यू है, 4 महीने का अगर व्यू है, तो बिल्कुल हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे फोकस करें, वहां पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। काफी सारे स्टॉक काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं, विप्रो लीजिए, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा या तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सभी स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है और यहाँ से हमें आने वाले दिनों में बिल्कुल रिकवरी देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे हम ज्यादा बुलिश हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पसंद आते हैं इस वक्त श्रीकांत को टू ऐड इन द पोर्टफोलियो। लेकिन एक अगर ट्रेडर को कुछ स्टॉक्स ढूंढने हो राजेश, एक स्टॉक लिंडे इंडिया, आप देखिए पिछले चाहे शुक्रवार का सेशन हो, आज का सेशन हो या गुरुवार को, रोज इसमें 7-8% का मूव आता है। कोविड टाइम्स में तो समझ आता है दे मेक अस केमिकल और ऑक्सीजन सप्लायर्स। इस वक्त कैसा दिख रहा है चार्ट पे? आप अनयूजुअल वॉल्यूम्स देख रहे हैं, क्या नजरिया होगा इस पर जिन लोगों ने पोजीशन ली है या फिर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं लेवल्स को देखकर? तो बिल्कुल देखिए प्रियंका जी, जब से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस हुई है उसके बाद से हमने देखा ये स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिखा, और स्टॉक ने जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक अगर अब 2850 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो यहाँ से और भी अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 2850 के ऊपर स्टॉक सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट तो जो यहाँ पे टेक्निकली लगते हैं वो आना चाहिए करीब 3100 से लेके 3200 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में ये स्टॉक अगर अवेलेबल होता है टुवर्ड्स 2850, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 2800 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट 3050, 3100 तक यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स बता रहे हैं राजेश में। ठीक है, तो ये हो गई लिंडे इंडिया पर राय। अब क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट से बात करते हैं, उनका आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स किस तरह से एक्सपेक्ट करनी चाहिए Q4 के लिए। ऑल मेजर कंपनीज अपने अर्निंग्स रिपोर्ट कर चुके हैं, बड़ी निफ्टी कंपनीज, बड़े एफएनओ एंड मिड कैप काउंटर्स। इसी कड़ी में आज हमने गो फैशन के एमडी से बात की, हमने ब्रिगेड एंटरप्राइज से बात की और साथ ही हमने बात की ईज माई ट्रिप से। तीनों कंपनियों के मैनेजमेंट को आप सुने, उनका क्या व्यू बन रहा है अब Q4 को लेकर, डिमांड आउटलुक को लेकर। देखिए इसमें देखिए जनवरी में डेफिनेटली ये थर्ड वेव के कारण थोड़ा फुटफॉल्स पे तो असर पड़ा है एंड थोड़े रीजनल रिस्ट्रिक्शंस भी थे, यू कैन से थोड़े काइंड ऑफ लॉकडाउन्स भी थे सर्टेन प्लेसेस में। तो जनवरी का थोड़ा सेल तो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है कि जनवरी एंड तक सारे ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे ये काफी हद तक काफी रिमूव हो गए थे और फरवरी से हम ये देख रहे थे काफी हद तक डिमांड अभी वापस भी आ रहा है। सो फरवरी और मार्च काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। तो जनवरी का जो इम्पैक्ट है काफी हद तक फरवरी में काफी हद तक नॉर्मल सी लग रही है सेल में।
हमारा जो रिटेलर का सेल्स रिकवरी ट्रेंड होता है, हमने ये देखा है कि प्री पैंडेमिक लेवल से वो 100% रिकवरी था. सो बिजनेसेस बैक ऑन ट्रैक प्री पैंडेमिक लेवल्स पे रिटेलर्स का. जनवरी में थोड़ा सा कंसर्न था कि 2 वीकेंड लॉकडाउन था, बट फरवरी में ट्रेंड इज बैक. हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते से ट्रेंड बहुत तेजी से जो फुटफॉल ट्रेंड और सेल्स ट्रेंड है प्री पैंडेमिक लेवल्स की तरफ जा रहा है. तो पॉजिटिविटी काफी है, कस्टमर में पॉजिटिविटी है, कस्टमर्स आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. सो पॉजिटिव ट्रेंड है मॉल्स के लिए. इसको वेव नहीं कहूंगा, इस बार तो मैं इसे सुनामी कहूंगा कि एक साथ बहुत सारी आई और चली भी गई. तो इट वाज अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिसके अंदर हुआ ये, और ये शॉर्ट स्पैन टाइम के बाद में रिकवरी भी बहुत अच्छी हो रही है. हम देख रहे हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी स्टार्टिंग आफ्टर स्टार्टिंग द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, और नंबर्स आर गोइंग बैक टुवर्ड्स व्हाट दे वर इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर. और रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है इस बार, अनलाइक वेव 1 और वेव 2 जिसके अंदर रिकवरी पीरियड थोड़ा लंबा था. इस बार रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट है. Discounts were basically the amount which we were getting from the airlines and the hotels as a pass back. इस बार आप देखेंगे for entire FY21 और in fact even for FY22 आप देखेंगे कि हमें कमीशंस काफी ज्यादा मिले हैं compared to FY20s. तो most of the commissions which we are getting is also getting passed back to the consumers. Customers को वापस pass back हो रहा है. एक one good thing which is happening right now is कि international travel might be back. और उसके लिए पूरी तैयारी हो रही है. गवर्नमेंट ने बेसिकली सेल्फ क्वारंटाइन का फॉर अबाउट 82 ऑड कंट्रीज सेल्फ क्वारंटाइन लगाने की सोच रही है, जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा. अगर आप प्री कोविड देखेंगे तो टोटल बुकिंग के अंदर जो हम परसेंटेज देखते थे एज एन इंडस्ट्री वो 60-40 65-35 देखते थे. 65 होती थी डोमेस्टिक और 35 होती थी इंटरनेशनल, जो कि अभी 95-5 पे चल रही है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रैवल बैन. तो जैसे ही अगर हम मिड मार्च में उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बैन हटेगा और ट्रैवल फिर से खुलेगा, तो देयर शुड बी अ सब्सटैंशियल जंप इन नंबर ऑफ बुकिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल. क्योंकि इंटरनेशनल टिकटिंग पे इंटरनेशनल बुकिंग के ऊपर एवरेज टिकट साइज बड़ा होता है, तो कंपनी की अर्निंग्स भी बेटर होती है. आइए थोड़ी और जानकारी लेते हैं. प्राइमरी मार्केट्स में कुछ और बड़े इश्यूज जो लाइंड अप हैं. हमारे साथ अंकुर हैं जुड़ रहे हैं और वो लेके आए हैं कुछ कंपनीज के बारे में, बड़े आईपीओ जो आने वाले हैं. एक्सक्लूसिव डिटेल्स अंकुर बताइए. जी हाँ, एसबीआई अपनी म्यूचुअल फंड नाम यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के आईपीओ की प्रोसेस को बिगिन करने के लिए तैयार है. और हमें जो सूत्रों के से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शॉर्टलिस्टेड 7 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनके साथ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मीटिंग लाइंड अप है. और ये मीटिंग इसलिए है कि साइज और वैल्यूएशन पर विचार हो सके और उस पर फाइनल मोहर लग सके. हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसबीआई 6% अपना स्टेक बेचना चाहता है एसबीआई म्यूचुअल फंड में, और उसका जो पार्टनर है आमुंडी वो 4% स्टेक बेचना चाहता है. टोटल एसबीआई म्यूचुअल फंड में 63% हिस्सा है और आमुंडी का 37% हिस्सा है. तो टोटल 10% स्टेक सेल की तैयारी है और उस पर लेंडर को करीब 7,500 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं 10% के स्टेक सेल से. हालांकि अभी जैसा मैंने बताया कि फाइनल मोहर इस पे लगनी बाकी है. जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसी हिसाब से उसका वैल्यूएशन वो ज्यादा से ज्यादा लेंडर करना चाहता है. इसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो दिसंबर महीने तक 6 लाख करोड़ को पार कर गया था. साथ ही साथ ऑथराइज कैपिटल अभी 52.5 करोड़ है और जो पेड अप कैपिटल है वो 50.3 करोड़ है. शायद इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए जब आईपीओ आएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से वो एडजस्टमेंट्स होते हैं. Yeah, the process has started, and all the paperwork and all has also begun. So, of course, the process will be followed, and
yeah, you'll be hearing something from the company rather soon. कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सुन रहे थे और एक्सक्लूसिव खबर भी सुन रहे थे अंकुर से आईपीओ मार्केट्स पे, प्राइमरी मार्केट्स पे, जहां पर जल्दी अब आप एसबीआई का एमएफ भी अगले क्वार्टर तक आने की एक्सपेक्टेशन है एंड ऑफ कोर्स दिस फाइनेंशियल ईयर एलआईसी आईपीओ मार्केट्स पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। इस वक्त आप देखें तो बैंक निफ्टी जरूर ऊपर से करेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी हरे निशान में ट्रेड होता हुआ है, लेकिन निफ्टी उसी के आसपास है जहां हम खुले थे, यानी हम 17,200 के पास खुले थे। इस वक्त प्लस माइनस 8-10 पॉइंट्स उसी के आसपास हम घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजेश, अगर हम पूरे दिन को देखें तो हाईली वॉलेटाइल, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही वॉलेटाइल दिन रहा होगा, जिन्होंने सुबह मार्केट को खुलते हुए देखकर पुट्स खरीदी हो या फिर शॉर्ट किए हो और उसके बाद बाजार रिकवर हुआ और उसके बाद अब फिर उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सबसे सेफ सेक्टर्स क्या दिख रहे हैं आपको? सो प्रियंका जी, बिल्कुल काफी डिफिकल्ट फेज है ये मार्केट का, और जिस तरीके से मार्केट हर न्यूज को रिएक्ट कर रहा है, जियोपॉलिटिकल जो भी न्यूज फ्लो आता है उसको रिएक्ट कर रहा है। इंडिया विक्स भी देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे 22-23 के लेवल पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक काफी फियर फैक्टर माउंट होते हुए दिख रहा है मार्केट पे। सो दोनों ही डायरेक्शन में मार्केट प्ले आउट कर रहा है, लेकिन जो मूव आ रहे हैं वो काफी शार्प है, तो डिफिकल्ट तो फेज है मार्केट का ट्रेड करने के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स कैश सेगमेंट में हमें लग रहा है जहां पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी है, या फिर एक करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन के बाद जहां ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे, वो स्टॉक्स और सेक्टर पे हम फोकस किए हुए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैश सेगमेंट में केपीआर मिल का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में करेक्शन के बाद स्टॉक ने मल्टीपल टाइम 610-620 के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस दिया, और आज भी इस वॉलेटाइल मार्केट में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो हमें लगता है केपीआर मिल को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है ये स्टॉक में जो करेक्शन था ओवर होते हुए दिख रहा है, अब ये स्टॉक यहाँ से 690-700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे इस पे फोकस किया जा सकता है, इसको बाय किया जा सकता है 628 के स्टॉप लॉस से। और कुछ सेक्टर है जहाँ पे सस्टेन्ड वीकनेस बनी हुई है, या स्टॉक जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुके हैं वीकली डेली सेटअप के हिसाब से, वहां पे हम शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो उसमें एक स्टॉक जो हमें यहाँ पे वीक लग रहा है वो है सिंजिन का। ये स्टॉक में देखें तो वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है, और जिस तरीके से आज भी स्टॉक में एक कट देखने को मिल रहा है, करीब 3% के आसपास का कट है, तो ये शॉर्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। इसमें हमें लगता है लोअर साइड के जो टारगेट आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 535 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो 564 के स्टॉप लॉस से सिंजिन को शॉर्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, और जहाँ पे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है, जनरली हम देख रहे हैं कैश सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स में जरूर स्ट्रेंथ बनी, तो वहां पे हमारा फोकस है। दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी और कॉशियस नजरिए अपनाना होगा, क्योंकि काफी कॉन्ट्रोडिक्टरी न्यूज फ्लोज हैं जो कि नजर आ रहे हैं, और उसी के दम पर बाजार जो है यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। जो भी लेवल्स हैं, जिन लेवल्स पर बाजार ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगले आधे घंटे में उन्हीं लेवल्स या उन्हीं सेंटिमेंट्स के साथ बाजार ट्रेड होते हुए दिखे। इसी के चलते यहाँ पर एक्सपर्ट्स की भी राय है, कॉशियस नजरिया अपनाकर चले। राजेश जी की तरफ से केपीआर मिल 690 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 628 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। सिंजीन इंटरनेशनल में बिकवाली की राय, यहाँ पर 535 के टारगेट्स को मानकर चले, 564 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस कमजोर बाजार में हम देख रहे हैं एकाएक श्रीकांत, आईटी स्पेस जो है अभी हम देख रहे हैं विप्रो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी मोस्ट एक्टिव कैटेगरी में है, और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी करीब हल्की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर सिर्फ नजरिया ही जानना चाहेंगे, क्योंकि इन लेवल्स को देखते हुए कोई पर्टिकुलर पिक तो बनती हुई नहीं दिखेगी, उतार चढ़ाव है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आप क्या टॉपिक्स बता रहे हैं, और आईटी पर अगर कोई आपकी राय हो? बिल्कुल, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बात की कि अगर मार्केट में जैसे कि ये उतार चढ़ाव भरा जो माहौल है, अगर वो बढ़ते रहा है और अगर ये बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे के जो इवेंट है वो काफी अनसर्टन है, और ये अनसर्टन इवेंट अगर और थोड़ी अगर लंबी अवधि के रेंज में अगर जाते हैं, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ये जो इवेंट अगर ये और अगर एक्सटेंड अगर होता है, तो डेफिनेटली जो ट्रेडर्स रहेंगे या जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स रहेंगे वो वापस डिफेंसिव सेक्टर्स के करीब आएंगे, और उसमें सबसे जो भरोसेमंद सेक्टर लग रहा है वो है टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं,
यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली अगर किसी स्टॉक में अगर कोई पोजीशन अगर बनानी हो तो हमें लगता है कि इन्फोसिस में करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशन बनाए जा सकते हैं। उसकी रीजन यही है कि टेक्निकली ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्टेड है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1720 के ऊपर। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 1700 और 1800 के अंदर। तो 1720 के ऊपर है तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है 1800 के टारगेट्स के लिए। और फंडामेंटली तो इनफैक्ट हमें लगता है कि ये स्टॉक 2000 या 2100 के लेवल्स को भी छू सकता है। और इसके अलावा अगर कोई और सेक्टर को देखना है तो हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी बन रही है और धीरे धीरे ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम बनते जा रहा है। काफी सारे स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, जो एक थोड़ा सा अनयूजुअल पैटर्न होता है बुलिश मार्केट के लिए। यहाँ पे हमें बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स अच्छा लगता है। राइट एक डेवलपिंग स्टोरी है और वो है इंडिया बुल ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आते हुए नजर आए। धनी डाउन सर्किट पे लगा हुआ है, इंडिया बुल रियल भी प्रेशर में है। हालांकि इंडिया बुल रियल अब इंडिया बुल ग्रुप का स्टॉक नहीं रह गया है, वो एम्बेसी ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन अभी भी नाम में बदलाव नहीं हुए शायद इसके लिए। और इंडिया बुल हाउसिंग हालांकि वो ग्रीन में है, लेकिन वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हैं और अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेटेस्ट बताने के लिए। बताइए अंकुर, क्या हो रहा है वहाँ पे? जी हाँ, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर मुंबई पर ईडी के ऑफिशियल्स आए थे सुबह मॉर्निंग और एजेंसी के हवाले से खबर है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी ने एक केस रजिस्टर किया था। ये जो केस रजिस्टर हुआ था वो हुआ था पालघर में। और ये केस आखिर था क्या? इसमें ये दावा किया गया था कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, समीर गहलोत और कुछ अन्य, उन्होंने फायदे के लिए कुछ शेल कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियों में पैसे लगाए जिससे उनके शेयरों में उछाल हो और इसका फायदा लेने के लिए ये सारी रिगिंग की गई। तो इस पर एक केस रजिस्टर किया है, एफआईआर फाइल की है ईडी ने, पालघर एफआईआर के नाम से वो जानी जाती है। और उसी के बेसिस पे ईडी के ऑफिशियल्स पूछताछ करने आए थे इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में। हमने कंपनी को भी रीच आउट किया उनके स्टेटमेंट के लिए। अभी तक कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, हालांकि ये कंफर्मेशन जरूर मिला है कि सुबह ईडी के ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे थे। और राइट, तो केस रजिस्टर हो रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग और प्रमोटर समीर गहलोत के खिलाफ भी, और ईडी अभी सर्च कर रही है जिस तरह से यहाँ पर ये बता रहे हैं। क्या अंकुर, क्या सिर्फ मुंबई के ऑफिसेस पे ही अभी यहाँ पर सर्चेस हो रही हैं या फिर जितने और तमाम ऑफिसेस है सब जगह सर्च हो रही है? चलिए अंकुर से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर आते हुए और हम इंडिया बुल्स हाउसिंग के फाइनेंस स्टॉक पे, इनफैक्ट सुबह ये स्टॉक आप देखिए एक सर्च पे था, उसके बाद करेक्ट हुआ जब ये थोड़ी बहुत खबरें बाजार में आई। तो अभी तो फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ को बनाया हुआ है, लेकिन फॉर श्योर नॉट अ गुड न्यूज। और धानी सर्विसेज आप देख रहे हैं यहाँ पर 20% डाउन सर्किट पे स्टॉक है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अब क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? राजेश, ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल समय है, ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई ट्रेड BTST, क्योंकि कई बार लोग इस चीज पे एंटाइस हो जाते हैं कि इतना करेक्ट हुआ है स्टॉक तो मे बी वी कैन बाय इट टुडे एंड सेल इट टुमारो। क्या BTST ऐसी कोई स्टॉक्स में आपको समझ आती है जहां पर आज काफी हद तक डाउन मूवमेंट दिख रही है? और अब कोल इंडिया को आप देखें, हिंडाल्को को देखें, ये टॉप लगाव्स हैं अभी, इनमें आज शायद हम बाइंग कर ले और कल सेलिंग कर ले, यानी कोई BTST ट्रेड आइडेंटिफाई करें या वो भी आप कहेंगे कि लेट्स अवॉइड? देखिए, अवॉइड ही करना चाहिए इस तरीके के मार्केट में, क्योंकि जब आपके पास ओपनिंग, नेक्स्ट डे की ओपनिंग सर्टन नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे क्लियरली ये इंडिकेशन तो मिल रहा है कि नेक्स्ट डे की ओपनिंग आपके पास सर्टन नहीं है। तो अननेसेसरी रिस्क कैरी करना भी कहीं मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या न्यूज़ फ्लो पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा ये काफ़ी डिफिकल्ट फेज है। तो हमें लगता है कि अवॉइड करना चाहिए ओवरनाइट पोजीशन, जो भी ट्रेड इनिशिएट करना है मोस्टली हम यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं इंट्राडे ही प्ले आउट करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो इंट्राडे में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इंट्राडे ट्रेड करना ज़्यादा ठीक रहेगा रादर देन उसको ओवरनाइट कैरी करने से। तो क्लियरली ये राय फिलहाल मिलती हुई और इस माहौल में बाजार में सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने की राय एक्सपर्ट्स देते हुए। लेकिन पनेशिया बायोटेक का इसको एक बार श्रीकांत देखें, आज हम देख रहे हैं एकाएक एक न्यूज आई है जिसके चलते यहाँ पर इसमें एक मूवमेंट आती हुई देखने को मिल रही है, पॉजिटिव मूवमेंट। हम देख रहे हैं करीब 3% की बढ़त के साथ 210 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ एक सर्कुलर अभी आया है और उसी का एक इम्पैक्ट है। यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कुछ खबरें आती हुई दिख रही हैं, कंपनी के साथ डेवलपमेंट करने की कोशिशें कंपनी कर रही है। स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स देखें और बताएं इन लेवल्स पर क्या किया जाए।
बिल्कुल। तो देखिए, अगर न्यूज फ्लो अगर वैक्सीन से रिलेटेड अगर है तो ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो उसी से रिलेटेड होता है, और इसी वजह से अगर न्यूज फ्लो में अगर दम हो तो बिल्कुल ये स्टॉक वापस एक बार 250 260 तक जा सकता है, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग रेंज बनी है वो बनी है बिटवीन 200 से लेकर 250 के बीच में, और अभी रिसेंटली ये कुछ दिन पहले ही 200 के काफी करीब था। आज हमने रिकवरी देखी है, लेकिन ओवरऑल इसी के बेसिस पे अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो आज के लोज हैं वो तकरीबन 197 के करीब के है, तो हम उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है, हमें लगता है कि स्टॉप लॉस जो है वो काफी स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड करें, और कंपल्शन ट्रेडिंग की जो कोशिश अगर है, जो कंपल्सरी ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉशियसनेस होनी चाहिए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में दिख रही है। इनफैक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारे एसेट क्लास में डिफरेंट डायरेक्शंस दिख रही हैं। गोल्ड की आप चाल देखिए, यूएस और यूक्रेन के बीच ये जो लगातार टेंशन चल रही है उसके चलते हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, और गोल्ड पर खासा इफेक्ट हुआ। आप 3 महीने के अगर लेवल्स देखें तो करीब 2% चढ़ चुका है सोना। इस पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बनाई है सौमित ने, आइए समझ लेते हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में इस वक्त क्या करना चाहिए। पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो गोल्ड में करीब 2% का इंक्रीज देखने को मिला है, और जनरली अगर हम देखते हैं तो ये सिचुएशन गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे कि मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनका जो कोलैटरल एसेट का वैल्यू रहता है वो इंक्रीज होता है। बट अगर आप इधर देखेंगे तो पिछले 3 महीनों में मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर प्राइस में करीब 17% और 34% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। पहला तो ये कारण है कि जो यील्ड्स है इस पर काफी दबाव बना रहा है दोनों ही कंपनीज का। अगर आप देखते हैं तो कंसिस्टेंटली दोनों ही कंपनीज के जो यील्ड्स है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन किए हैं, और इसके पीछे ये कारण है कि जो कंपटीशन रहा है वो काफी इंटेंस रहा है। कंपनी को इंटेंस कंपटीशन एनबीएफसी, बैंक्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से देखने को मिल रहा है, और उसी कारण हमें ये यील्ड्स में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एयूएम ग्रोथ जो है वो भी काफी सबड्यूड रहा है दोनों ही कंपनीज के लिए, और मुथूट का अगर आप देखते हैं तो जो एयूएम ग्रोथ है वो काफी ही सबड्यूड रहा है। इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर में डिक्लाइन भी देखने को मिला है, और इसी कारण कंपनी ने जो एयूएम ग्रोथ का जो गाइडेंस था उसको भी डाउनवर्ड रिवीजन किया है। करीब 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी FY22 के लिए, पहले ये गाइडेंस था करीब 15% का। अब अगर मनप्पुरम की बात करें तो Q1 में 13.6% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में 13% और 9.6% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर में करीब 9.5% का ग्रोथ देखने मिला है। बट ये ग्रोथ एक नेगेटिव इंपैक्ट भी लाया है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 15% और 29% सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में डिक्लाइन किया, और इसके पीछे का कारण ये है कि जो एक्सपेंस था वो काफी हाई था, क्योंकि मार्केटिंग स्पेंड हाई थी कंपनी की, और जो मार्केटिंग स्पेंड हाई होने के कारण एयूएम ग्रोथ तो कंपनी ने रिपोर्ट किया, बट जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था उसमें एक डिक्लाइन देखा है करीब 15% और 29% का, और यही कारण है कंपनी का जो शेयर प्राइस फॉल है वो भी मुथूट से काफी ज्यादा है। इसके पीछे इसके अलावा एक और कारण है, अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो नॉन गोल्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो है उसका एक्सपोजर मनप्पुरम का काफी ज्यादा है, अराउंड 33%, और ये नॉन गोल्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो में भी जो एनपीए रिपोर्ट हो रहा है वो भी इंक्रीज हुआ है। हाउसिंग में अगर आप देखते हैं तो 6% था सेकंड क्वार्टर में एनपीए, और ये ग्रो हुआ है 12% पे थर्ड क्वार्टर में, और जो व्हीकल फाइनेंसिंग का जो पोर्टफोलियो है उसमें एनपीए करीब 5.6% पे इंक्रीज हुआ है, और पहले ये 2.7% पे था। तो यही दो कारण है मनप्पुरम में ज्यादा फॉल देखने के पीछे। अब अगर आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है अगर आप देखेंगे तो गोल्ड लोन आउटलुक के बारे में, बट ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सबड्यूड ग्रोथ ही रहेगा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में। उसके अलावा अगर हम पीएनएल की बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की जो यील्ड्स है और कॉस्ट है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे अभी आगे जाके, और जो इतना गिरावट देखने को मिला है हमें दोनों ही कंपनीज में, उसके कारण जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल हो गए, और यही एक कारण है कि काफी ब्रोकरेजेस ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन रखा है दोनों ही स्टॉक पे। अगर आप देखते हैं तो 75% ऑफ द ब्रोकरेजेस जो दोनों ही कंपनीज को कवर करती है उन्होंने अभी भी अपना बाय रेटिंग रखा है, क्योंकि जो वैल्यूएशन है मुथूट और मनप्पुरम के वो काफी रीजनेबल है ये लेवल पे। बिल्कुल, शुक्रिया आपने ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स कंपाइल करने के लिए स्वामी। तो ब्रोकरिंग हाउस की तरफ से तो रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन लगातार एनपीएस एक बड़ा कंसर्न है, और गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज जो हैं उनके लिए बड़ा कंसर्न है। श्रीकांत, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, क्या व्यू बनेगा आपका इन पर? बिल्कुल, तो जैसे अभी सौमित ने बताया वैसे ही मुझे लग रहा है कि इनके जो फंडामेंटल्स है वहां पे जो एक डेंट आया, उसके बाद अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो वहां पे भी हमने एक बड़ी बिकवाली देखी। इनफैक्ट मनप्पुरम तो वर्टिकली गिरा है, और जो इतने इंपॉर्टेंट 140 के लेवल्स को इसने तोड़ा है, इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स अगर कोई बंद रहे तो वो तकरीबन 100 रुपए के करीब के है।
तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि मन्नापुरम से तो बिल्कुल दूर रहे, बट चूंकि मुथूट फाइनेंस के फॉर्मेशन को अगर काफी क्लोजली देखें तो यहाँ पे जो गिरावट है वो काफी ग्रेजुअल है, और ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक हमेशा ही अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर स्टेबलाइज होता है तो सबसे पहले आउट परफॉर्म करने वाला अगर कोई स्टॉक है तो वो मुथूट फाइनेंस है। तो बिल्कुल करंट लेवल से तो हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशन ना बनाए, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक लंबी अवधि का अगर नजरिया है, यहाँ से 6 से 12 महीने का अगर नजरिया है, तो बिल्कुल करंट लेवल से भी लॉन्ग बना सकते हैं। या तो कोई करेक्शन अगर आता है तो हमें लगता है कि वर्स्ट कम वर्स्ट ये 1250 के लेवल्स के काफी नजदीक आ सकता है। तो यहाँ से एक 100 रुपए की रिस्क है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि स्टॉक परफॉर्म करेगा। फिलहाल मुथूट फाइनेंस में रिस्क जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड अगर मन्नापुरम फाइनेंस के साथ कंपेयर करने जाएंगे तो मुथूट फाइनेंस में ज्यादा हम मोमेंटम देखेंगे और परफॉर्मेंस जो है बेटर देखने को मिलने की पूरे अनुमान है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में दबाव के ट्रेंड को तो हमने देखा, लेकिन राजेश जी आप ज्वेलरी काउंटर्स, ज्वेलरी सेक्टर पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इंडिया जेम्स ज्वेलरी की एक रिपोर्ट आई और एक्सपोर्ट टारगेट जो है करंट ईयर के लिए $40 बिलियन के नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर हम बाजार में देख रहे हैं जिस तरह की सिचुएशन है, इस लेवल पर या इन्हीं मोमेंट पर कुछ करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन गोल्ड फाइनेंस में जिस तरह का ट्रेंड है, गोल्ड एक्सपोर्ट या ज्वेलरी एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य है भारत के। क्या लगता है आपको ज्वेलरी काउंटर्स कैसे लग रहे हैं? तो मानसी जी देखिए, टाइटन का अगर हम सेटअप देखें तो काफी दिनों से देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक का सेटअप बना हुआ है, स्टॉक 2370 से लेके 2550 ये एक रेंज में ही काफी समय से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हालांकि इसका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक तो एक बुलिश जोन में ही बना हुआ है, तो स्ट्रेंथ तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से बिल्कुल है स्टॉक में। तो हमें लगता है यहाँ पे टाइटन पे जरूर अगर कोई डिप मिलती है, करेक्टिव एक्शन आती है मार्केट के में वॉलेटिलिटी के चलते, तो यहाँ टाइटन में एक अपॉर्चुनिटी होगी लोअर साइड पे बाय करने की। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए टाइटन के, जो लोअर साइड पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है करीब 2400 के आसपास, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। तो अगर इसके आसपास ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। वहां पे 2350 के आसपास का स्टॉप रखे। ऑन द हायर साइड ये स्टॉक में हमें लगता है जैसे ही स्टॉक वापस 2550 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये अपना अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिख सकता है, और फिर वहां से कंटिन्यूटी में यहाँ पे हमें अपसाइड के टारगेट जो आना चाहिए करीब 2650 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती। तो टाइटन यहाँ पे प्रिफर्ड पिक रहेगा इस सेगमेंट में, और डिप्स में बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। 2400 के आसपास अगर अवेलेबल होता है तो वहां पे बाय बिल्कुल करना चाहिए। तो ये गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और साथ ही गोल्ड से जुड़े हुए काउंटर्स, इन पर डिस्कशन तो हो गई। एक बार आप टेक्सटाइल स्पेस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना, उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से एक बैठक कर रही थी जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में बदलाव करना जरूरी है और तभी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल पाएगा। आइए सुनते हैं पूरी। That's the inversion which is hurting all of us. And it was a conscious decision taken by the GST Council after having deliberated it over 3 different council meetings. But then we had to wait for longer and said, all right, we'll give some more time and correct it. Otherwise, not so well corrected, but corrected nevertheless, saying, all right, we'll retain the status quo. So the voice of the industry is also sometimes this way, some other times that way, and within the industry there is a request saying correct the inversion, and some other time the industry says no, not yet, don't correct inversion, please bear with us. So I'm happy to hear this voice, but there was equally a different section which told us no, they are not ready for it yet, and therefore we had to go to the GST Council, hold an extraordinary meeting and take a call saying we won't correct the inversion, although the correction itself is required for the PLI. Otherwise the investments are not going to come in certain areas. Well, reality is, I suppose, we'll have to wait for it. As you know, this budget has been a budget which has been made for a time where the economy is coming out of the pandemic. The recovery is the one most important thing that all of us will have to focus our attention on. And a sustained recovery, a strong recovery is something which is what all of us would want. And therefore this budget probably
gives more space and attention and focus on keeping that growth revival as the priority. And it also has messages for very clear sustainability as our priority. ओके तो क्लियरली टेक्सटाइल स्ट्रक्चर में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और किस तरह के आगे यहाँ पर चेंजेस और डेवलपमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये हमने वित्त मंत्री से सुना। इनफैक्ट राजेश जी, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी क्योंकि टेक्सटाइल स्पेस में केपीआर मिल्स पर जिस तरह से आपने नज़रिया सुझाया, एकमात्र टेक्सटाइल स्टॉक जो कि फिलहाल परफॉर्म करता हुआ कमज़ोर बाजार में नज़र आ रहा है। श्रीकांत जी, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े अगर कोई पिक्स या फिर अगर आपका नज़रिया टेक्सटाइल पर कुछ बनता हुआ दिख रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे काफी सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेक्टर वैसे देखा जाए तो काफी वॉलेटाइल रहता है और काफी सेंसिटिव भी रहता है, न्यूज फ्लो के अंडर रहता है। पर अगर आप वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छी तेजी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ये स्टॉक ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल स्पेस में, और ये जो अभी मार्केट में करेक्शन या उतार चढ़ाव का जो एक माहौल बना हुआ है उस पर्टिकुलर फेज में भी ये स्टॉक काफी स्टेबल है 2600 और 2550 के रेंज में। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली आने वाले दिनों में एक बार वापस 2750 से लेकर 3000 के लेवल्स भी दिखा सकता है, और डाउनसाइड जो है वो हाईली प्रोटेक्टेड है। तो समवेयर क्लोज टू हमें लगता है कि 2500 से लेकर 2600 के रेंज में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। बट यहाँ पे हमें एक पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके हमें इसमें रिटर्न दिख सकते हैं। ओके, तो क्लियरली वर्धमान टेक्सटाइल पर नजरिया जरूर बनाकर चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल समय देना होगा अगर रिटर्न्स स्टॉक में देखना होगा तो। लेकिन ग्लैंड फार्मा, राजेश जी, इस पर एक बार आपसे राय जानना चाहूंगी। आज ग्लैंड फार्मा मोस्ट एक्टिव स्टॉक कैटेगरी में हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हरे निशान के साथ ट्रेड जरूर दिख रहा है। ऑफकोर्स इनकी तीसरी तिमाही के नतीजे जो आए उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च को लेकर कुछ चीजें आती हुई दिखी, जिसके चलते एक इम्पैक्ट नंबर्स पर पड़ता हुआ हमने जरूर देखा था। लेकिन अब आप देखें 3255 के लेवल्स पर करीब 1.25% की खरीदारी के साथ इन स्टॉक में हम ट्रेड देख रहे हैं। टेक्निकली ग्लैंड फार्मा के चार्ट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं? तो देखिए, स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से जरूर एक करेक्शन का दौर इसमें चलते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में हाई बने थे करीब 4300 के आसपास से, वहां से करेक्ट होते होते स्टॉक अभी 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में जो भी पुलबैक बन रहा है वो करीब 3600 के आसपास इसमें एक कंटिन्यूस एक सप्लाई बना हुआ है। हमें लगता है कि लोअर साइड पे जरूर कुछ एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो 3200 यहाँ पे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये इस लेवल को अगले कुछ दिनों तक होल्ड करता है तो यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 3350 3400 की तरफ लेके जा सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो नियर टर्म में सेटअप तो अभी वीक है। 3200 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर वो लेवल वॉयलेट होते तो हमें लगता है कि और डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 3100 तक की भी डाउन साइड यहाँ पे हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3200 का यहाँ पे फॉलो करके बाय किया जा सकता है। यहाँ से 3350 तक की अपसाइड पुलबैक में आते हुए दिख सकती है। कान जी, पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ क्योंकि इस बाजार में जिस तरह से रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर कॉशियस नजरिया भी अपनाना है। हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना है कि करना क्या चाहिए और किस तरह से यहाँ पर इन लेवल्स पर इस बाजार में फंसना नहीं है। ये हिदायत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIMA की कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के दिग्गजों ने शिरकत की। HUL के चेयरमैन संजीव मेहता और हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने टेक्नोलॉजी पर्यावरण को लेकर पहल पर क्या कुछ कहा, एक बार देख लेते हैं। Like to move to another crucial denominator of the Bani world that we live in today, technology. While technology and digital proliferation have been a part of our lives from even before the pandemic, the speed at which they have become integral to our very existence is phenomenal. The ubiquity of technology and need for mainstreaming it is greater good for amply evident in the announcements made by our finance minister, Madam Nirmala Sitharaman, during a budget speech. We have been in this position before, only to be faced with new variants, supply chain woes, inflation, and negative consumer sentiment. The stormy waves of uncertainty have lasted so much longer than we expected. However, one thing has changed.
we are now responding to the situation rather than reacting. This is a step in the positive direction. Yet, the biggest positive has been the significant green and sustainable pull from all corners of the society. ओके तो क्लियरली यहाँ पर इंडस्ट्री वॉइसेस लगातार हमें बता रहे हैं कि बाजार में उनका आउटलुक क्या है। नए साल की शुरुआत के बाद लगातार हमने आपसे आपकी बातचीत इंडस्ट्री एक्सपर्ट से करवाई, कौन से आउटलुक उनके हैं, किस तरह के सेक्टर्स जो उन्हें पसंद आ रहे हैं, कमजोर बाजार में भी हर लेवल पर आपको क्या करना है विस्तार से हम जान रहे हैं। इस बीच कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि इस बाजार में भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स इनके पिछले जो खबरें आती हुई दिखी या फिर पिछले जो न्यूज फ्लोज थे वो अच्छे रहे, जिसके बल पर यहाँ पर तेजी हम देखने के हैं। स्कैफलर इंडिया, राजेश जी क्विकली आपका नजरिया स्कैफलर इंडिया पर जानना चाहूंगी। दमदार नंबर्स, गुड सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे जिसका सीधा असर रहा अमंग्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव सप्लायर्स इन इंडिया। एक कंपनी कारोबार मजबूत है, क्या लगता है इन लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी माफ कीजिएगा, ये स्टॉक का चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर श्रीकांत जी से आप इसकी हेल्प लें तो श्रीकांत जी, स्कैफलर इंडिया अगर आप इसे ट्रैक कर रहे हैं, क्विकली एक बार राय जानना चाहेंगे। ये तकरीबन 1870 के करीब ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप जैसे आपने भी बताया कि इसके नंबर्स काफी दमदार थे और उसके बाद हमने अच्छी तेजी भी देखी, लेकिन चूंकि ये स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसके जो प्रीवियस हाइस थे वो तकरीबन 1940 से लेकर 1950 के करीब के थे। हाल ही के दिनों में इसमें एक स्टॉक स्प्लिट भी आई थी और इसकी वजह से ये स्टॉक में एक अच्छा हमने उछाल भी देखा, साथ ही साथ रिजल्ट अच्छे आ गए। लेकिन हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक वापस अपने 1950 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि थोड़ा ये और वक्त निकाल सकता है। और जैसे कि मार्केट का माहौल एक रेंज बाउंड हो रहा है या तो थोड़ा सा कॉशियस बनते जा रहा है, हमें लगता है कि इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो जब तक 1950 के लेवल से स्टॉक क्रॉस ना करे तब तक हमें लगता है कि इससे बचे रहे। बिल्कुल करेक्शन में बाय कीजिए। करेक्शन के जो लेवल्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो तकरीबन 1700 सवा 1700 के करीब आ रहे हैं। तो जब तक करेक्शन ना आए तब तक हमें लगता है कि इससे दूर रहे, लेकिन ब्रेकआउट बाय में 1950 के ऊपर ही इसे खरीदा जा सकता है। ओके तो चलिए, बेहद चैलेंजिंग सेशन यहाँ पर देखने को मिला। पूरे दिन के दौरान एक बार बाजार ने संभलने की भी कोशिश की, लेकिन अब फिलहाल कमजोरी ही कायम है। चलिए जान लेते हैं इस चैलेंजिंग सेशन की क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका हमारे साथ है, प्रियंका बताएं। शुक्रिया मानसी। देखिए, जहां शुरू हुआ था ना बाजार वहीं ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। आप एक बड़ी रेंज देख रहे हैं कि लगभग 200 पॉइंट्स की रिकवरी आपको निफ्टी पे दिखी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। बैंक निफ्टी आपको लोअर लेवल से 700 पॉइंट्स रिकवर हुआ, लेकिन निफ्टी आज जब खुला था तो 17200 के पास ही खुला था। और अमिड द ग्लोबल वरीज, लेकिन वहां एक ईज आउट होती हुई बात आ रही थी कि शायद यूएस और रशिया के बीच में बातचीत होने की एक बड़ी डेवलपमेंट आई, जिसके बाद बाजारों ने रिएक्शन दिया। ग्लोबली मार्केट्स फ्यूचर्स रिकवर हुए, यूएस के निकाई रिकवर हुआ, एसजेएक्स निफ्टी रिकवर हुआ और हम भी खुले एक छोटे प्रेशर के साथ, लेकिन शानदार शॉर्ट कवरिंग का सेशन मार्केट में हमने देखा। लेकिन उसके बाद अब फिर से एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जब कोई नया अपडेट आ जाता है, अभी फिलहाल इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि शायद वो बातचीत पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, मीटिंग पर कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है जो रशिया प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के बीच होनी थी, और जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स में एक सेलिंग प्रेशर क्लियरली हावी हुआ। आपको अगर स्टॉक्स की आप बात करें तो सबसे ज्यादा जिनमें वीकनेस आप बैंक्स और फाइनेंस ने फॉर श्योर शॉर्ट्स कवर हुए, वहाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। और बैंक निफ्टी पर इनफैक्ट एक अच्छा बुलिश ट्रेंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स पर दिखाई भी दे रहा था। एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि शायद अब बैंक निफ्टी अपनी चाल को, अपनी स्ट्रीम को नहीं लूज करेगा। हालांकि ऊपर के जो गेन्स थे बैंक निफ्टी वो जरूर लूज किए, लेकिन आप फिर भी अगर फाइनेंस और बैंक को बोलेंगे तो सारे सेक्टर्स में सबसे बेटर परफॉर्मर क्लोजिंग के वक्त आपको इस वक्त फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत अच्छा एक्टिवली ट्रेडेड हुए आज, और लॉन्ग सबसे ज्यादा अगर कहीं बने तो वो आपको आईटी पैक में बनते हुए दिखाई दिए। आप अगर इसी तरह से सेक्टर वाइज अगर समझने की कोशिश करें बड़े लूजर्स कहां से निकल कर आए, आप ये देख रहे हैं निफ्टी आईटी फिलहाल आप इसे हरे निशान में क्लोज होते हुए जरूर देख रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा बेटर स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं आपको, या फिर कहा जाए कि यहाँ इनकी स्ट्रेंथ फिर भी बाजार को मिली। सबसे बड़े लूजर्स क्या थे? निफ्टी, मेटल, मीडिया, इनमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ओपनिंग ट्रेड में हमने देखा कि सीमेंट पैक भी काफी कमजोर हुआ, लेकिन विद द टाइम हमने देखा कि स्ट्रीट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने बाजार में अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा। थोड़ी स्ट्रेंथ यहाँ से मिली।
और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स ने एक अच्छी हवा दी जिसके चलते अपने मार्केट्स ने ऊपर के लेवल देखे, लेकिन वो ये जो शॉर्ट कवरिंग का सेशन था वो सिर्फ दिन भर के लिए ही था। ट्रेडर्स ने प्रेफर यही किया होगा कि सुबह जो पोजीशंस बनी होंगी नीचे के लेवल्स पर उन्हें स्क्वायर ऑफ करके जाना चाहिए, नहीं तो बाजार में उनके स्टॉप लॉस कटे ही होंगे। सो आज क्लियरली आपको ये जो स्टॉक्स और एफएनओ गेनर्स की अगर मैं बात करूं कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिला, तो एफएनओ में आपको सबसे हाईएस्ट गेनर्स जो स्टॉक्स है वो भी आपको मिड कैप आईटी के ही स्टॉक्स दिखाई दिए। आपको एम्फेसिस, माइंडट्री, विप्रो, कोफोर्ज ये स्टॉक्स थे जो आपको आज स्ट्रेंथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग ट्रेड में अगर आप देख तो पीएससी इंडेक्स के कई सारे स्टॉक्स, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन बाजार में क्लियरली एक जो ग्लोबली जिटरीनेस है बाजार को ले, जो कंफ्यूजन की स्टेट है उसमें जो बढ़त बनी थी मार्केट्स में उसे खो दी और उसके बाद अब हम उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हो रहे हैं जहां हम ओपन हुए थे 17,204 17,206 के पास आप निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं और आप साथ ही देख रहे हैं सेंसेक्स को लगभग 150 पॉइंट की गिरावट के साथ इस वक्त क्लोज होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक को आप देखें, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को देखें, आप कुछ सिलेक्टेड सीमेंट स्पेस के काउंटर्स को आप देखें तो वहां आपको इनफैक्ट डिफेंसिव में आपको नेस्ले, मेरिको, डाबर यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बाइंग जरूर देखने को मिली है, तो कुछ बहुत ही सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिली और अदरवाइज इट वाज अ वेरी वॉलेटाइल सेशन फॉर द होल डे। इसी के साथ शो को फिलहाल यही समेटेंगे, मार्केट का सारा एक्शन यही रैप था आज का दिन भर का। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला ईटी नाउ स्वदेश पे बना हुआ है। इकोनॉमी से, बिजनेस जगत से और क्या खबरें हैं, लगातार आप बने रहे हमारे साथ देखने के लिए।